प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उसके साथ में एक्सरसाइजेस डिस्कस करेंगे। तो linear equation in two variable, standard form of linear equation, ऐसा इक्वेशन जो लाइन को रिप्रेजेंट करता है। linear equation in two variables is ax plus by plus c is equal to 0। इस फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन गिवन है तो वो हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स। ये जो एक्स और वाई दिए गए हैं ये वेरिएबल्स हैं, ए बी एंड सी। ये जो दिए गए हैं ये कोई कांस्टेंट टर्म होंगे। कैसे टर्म होंगे? कांस्टेंट होंगे। अब कैसे इसको समझेंगे? जैसे दिया गया है 5x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये x और y वेरिएबल्स और 5, 2 और माइनस 6 ये कांस्टेंट टर्म होंगे। तो इसका हम यूज ऐसे करेंगे। एक कंडीशन और बता दें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ये वर्ड याद कर लेंगे। इसके सॉल्यूशन की लिमिट ही नहीं होती है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हम इसके फाइंड कर सकते हैं। बाकी बातें इसकी ग्राफ के साथ करेंगे। इसमें दो बेसिक था, एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म और दूसरा इसके कितने सॉल्यूशन होते हैं। और साथ में अभी हम एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि अगर कहीं कोई एक पॉइंट दिया गया है, किसी ने कहा कि ये पॉइंट है, इससे कितनी लाइन पास हो सकती हैं, तो इस पॉइंट से इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकती हैं, बहुत सारी लाइंस पास होंगी। तो अगर कोई सिंगल पॉइंट है तो उससे कितनी लाइनें पास हो जाएंगी? इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, बहुत सारी लाइंस पास हो सकती हैं। लेकिन अगर दो पॉइंट है, इस और ये, तो दो पॉइंट से केवल एक लाइन पास होगी। ये जो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो एक ही लाइन होगी। तो अगर वो वन पॉइंट है तो इनफाइनाइटली मेनी लाइंस, और अगर टू पॉइंट्स है तो ओनली वन लाइन। कहीं से भी इस पॉइंट के साथ में कोई एक पॉइंट ही मिलेगा जो एक सिंगल लाइन बनाता है। इसको हम और आगे भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.1 पर हम आते हैं। 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन, the cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. क्वेश्चन देख लिया ध्यान से। The cost of a notebook is twice, is helping verb है, is twice the cost of a pen. Let cost of notebook equal to x and cost of pen is equal to y. According to question, क्वेश्चन क्या कहता है? The cost of a notebook is, कास्ट ऑफ नोटबुक इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके जगह इक्वल टू लगा देंगे। ट्वाइस द कास्ट ऑफ पेन 2y, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये हमारा कंडीशन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केसेस। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार। ट्रांसपोज 9.35 बार टू लेफ्ट साइड। तो जितने भी टर्म में आपको राइट साइड में कोई ना कोई वैल्यू दिखाई दे रही, उसको हम ट्रांसपोज कर लेंगे और उसके बाद कंपैरिजन करेंगे। अब हम इसको दिखाते हैं कैसे करना है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने नोट कर लिए। तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट को हम पूरा लिखेंगे, बाद में हम डायरेक्ट लिख देंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फ्रॉम
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसको हमें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करना है। तो जब हम कंपेयरिंग करेंगे तो x का कोफिशियंट a और यहां पर x का कोफिशियंट 2, तो इसका मतलब a इज इक्वल टू 2। y का कोफिशियंट b और y का कोफिशियंट 3, तो b इज इक्वल टू 3। c की प्लेस पर माइनस 9.35 बार। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब ऐसे सेकंड में करना है, तो सेकंड में भी x का कोफिशियंट a, इसका मतलब हमें सब में a की वैल्यू निकालनी है, b निकालना है और c निकालना है, सब में यही काम करना है। तो जो x का कोफिशियंट होगा वो वैल्यू देगा a की, तो यहां पे x का कोफिशियंट 1 है, कुछ नहीं लिखा है इसके बगल में, तो 1। y का कोफिशियंट जो होगा वो -1/5, तो b की वैल्यू -1/5 और c की वैल्यू -10 होगी। थर्ड पार्ट में आते हैं, इसमें भी दिखा देते हैं। a इज इक्वल टू दिखाई दे रहा होगा -2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -6। अब यहां पर भी आ गए x -3y इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 0। c वाला पार्ट यहां नहीं है इसलिए ये 0 हो जाएगा। यहां पर देखते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू 0। यहां पे देखते हैं a इज इक्वल टू 3। अब ध्यान देना y नहीं है, इसका मतलब कि b 0 होगा और c की वैल्यू 2 होगी, क्योंकि b जो लिखा जाता है y के साथ लिखा जाता है। यहां पे x नहीं है, इसलिए जो वेरिएबल नहीं है उसके टर्म में 0 लिख देंगे। a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2। लास्ट वाला पार्ट आप अपने आप लिखेंगे, ये पार्ट में होमवर्क दे रहा हूं, बहुत इजी है, 2 मिनट का काम है। स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज, कितने सॉल्यूशन होंगे? तो ये 2 वेरिएबल्स हैं, अभी मैंने बताया था कि 2 वेरिएबल्स हैं तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। उसके कोई सॉल्यूशन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, अनलिमिटेड सॉल्यूशन आ सकते हैं, जितने चाहो उतने ला सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। 4 सॉल्यूशन लाने का सॉल्यूशन वर्ड होता क्या है? सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि x और y की वो वैल्यू जो हम पुट करें तो LHS और RHS इक्वल आ जाए, तो ये एक इसका सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट पार्ट में नोट किया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। अब इसमें हमको y को x के टर्म में, तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x, ये हो गया। चेक बॉक्स बनाना है मिनिमम। अब इन्होंने कितने सॉल्यूशन कहा है? 4 सॉल्यूशन, तो 1 2 3 एक और बनाना है, तो हमको 4 ऊपर हमने यहाँ x लिखा, यहाँ y लिखा। x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 0, तो 7 यहाँ पर आ जाएगा y की वैल्यू, क्योंकि यही बचेगा। x की वैल्यू 1 पुट कर दो, अपने मन से कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, तो 2 1 जा 2, 7 माइनस 2 क्या हुआ? 5 हुआ। x की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 कितना हुआ? 3 हुआ। x की वैल्यू -1 पुट कर दो, माइनस में भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारी पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। तो जब -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2 कर देगा, 7 + 2 9 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे देन 4 सॉल्यूशंस आर 0, 7, 1, 5, 2, 3 एंड -1, 9। ये इसके 4 सॉल्यूशंस आ गए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4, यहां पर y की वैल्यू 7 पुट करें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी LHS और RHS की वैल्यू आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। अब इसका सेकेंड पार्ट में दिया है πx प्लस वाई इज इक्वल टू 9। कुछ इसमें सोचना नहीं कि पाई की वैल्यू भी नहीं पुट करनी है, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस πx। अब अगर इसके सॉल्यूशन 4 सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, x एंड y।
x इज इक्वल टू 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू 9 आ गई, x इज इक्वल टू 1 तो 9 माइनस पाई, x की वैल्यू 2 तो 9 माइनस 2 पाई, x की वैल्यू 3 तो 9 माइनस 3 पाई। बाद में पाई की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन सॉल्यूशन फॉर्म में ये डायरेक्टली आ जाएगा और यही इसके। अब चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं सही है। x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 1 पुट करते इधर आया 9 माइनस पाई, और y की वैल्यू 9 माइनस पाई, देखो दोनों इक्वल आ गया, तो मतलब कि ये सही है। इसका थर्ड पार्ट आप खुद कर लेंगे, थर्ड पार्ट में कुछ खास नहीं है। थर्ड पार्ट में कह रहा है कि x इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 4 कर लो। अब हम x की वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे, y के डिफरेंट वैल्यू आती जाएंगी और हम लिख देंगे देन 4 सॉल्यूशंस आर दिस एंड दिस, इस टाइप से लिख देंगे इसको। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y माइनस 4 एंड विच आर नॉट। तो हमको सॉल्यूशंस पता करने हैं। इक्वेशन हमारे पास है थर्ड में x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास है इक्वेशन। अब इसके सॉल्यूशन पार्ट की बात हम कर लें। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, ये है इक्वेशन और एक बार इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू, यानी पहली वाली वैल्यू x और दूसरी वाली y पर पुट करेंगे और देखेंगे कि क्या LHS RHS इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे x के लिए ये, y के लिए, जिस कंडीशन में वैल्यू पुट करने पर LHS और RHS इक्वल आ जाए तो वो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, यानी सॉल्यूशन होगा, और जिसमें LHS और RHS की वैल्यू इक्वल ना आए वो सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे x की वैल्यू 4 पुट करो तो 4 और y की वैल्यू 0 पुट कर दिया तो पूरा इसको 0 कर दिया तो 4 इक्वल टू 4, इसका मतलब ये सॉल्यूशन है। तो ऐसे आपको चेक करना है, इसको चेक कर लेंगे। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन इसका बताते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कहते हैं k की वैल्यू निकालो इफ x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो बहुत सिंपल है, x की वैल्यू 2 पुट करो और y की वैल्यू 1 पुट करो, k की वैल्यू निकल गई। ये यहीं पे हमें छोटा सा पार्ट कर दे रहा हूं, 2 x की वैल्यू 1, 2 x की वैल्यू 2 कह रहा है तो 2 पुट करो, y की वैल्यू 1 कह रहा है 1 पुट करो, k 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 7 आ गया। बहुत छोटा सा पार्ट था इसका, k इज इक्वल टू 7 आ गया, यहीं पर हो गया। अब हम नेक्स्ट पार्ट बताने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इसके ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो हम 1 2 3 4 पार्ट्स इसके दिए गए हैं। तो यहां पर हम इसके पहले x को या y को x के टर्म में, डायरेक्टली x को y के टर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इजी सॉल्व हो जाए, इजीली बन जाए ग्राफ, तो y को x के टर्म में लाते हैं और फिर पॉइंट्स निकालते हैं। उसके बाद में उसका ग्राफ प्लॉट कर, हम इसका फर्स्ट पार्ट बताते हैं, बाकी सारे पार्ट आप सेम कर लेंगे, बहुत ईजी है। फर्स्ट पार्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको क्या करना है कि y इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, तो 4 माइनस एक्स, ध्यान से देखेंगे 4 माइनस एक्स होगा, x माइनस 4 नहीं होगा। और इसका हम चेक बॉक्स बना करके मिनिमम 3 वैल्यूज तो निकाल लेते हैं, और 3 वैल्यूज निकालना बहुत आसान है। x की वैल्यू एक 0 पुट कर दो तो y की वैल्यू 4 आ गई, x की वैल्यू 1 पुट कर दो तो 4 माइनस 1 कितना होगा 3, x की वैल्यू 2 पुट कर दो तो वैल्यू आ गई 2। अब हमें ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, कौन कौन से, 0, 4, 1, 3 और 2, 2। इन पॉइंट को प्लॉट करना बहुत इजी है। अब जरा हम देखते हैं कि 0, 4 कहां पे लाई करेगा। ये 0 है और 0, 4 यहां पे मिल गया। ग्राफ पे आप इसको बनाएंगे, हमने कॉपी पर बनाया है। 0, 4, 1, 3, तो 1 आपका यहां पे जा रहा है और 3 की लाइन ये आ रही है, तो 1, 3 हो गया। 2, 2, तो 2 आपका लाइन यहां पे जा रहा है और यहां से 2 जाएगा ऐसे, तो ये बन गया।
अब इसको हम स्केल से ज्वाइन कर देते हैं। ये जो लाइन बन के आई, ये किसका ग्राफ है? हम इसको लिख देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो क्या ऐसे ही और इसके पार्ट्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। सेकेंड पार्ट इसका x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 3x, सब में आप 3 वैल्यूज निकालिए और ग्राफ पे प्लॉट कर दीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। गिव इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। ये जो एक कोऑर्डिनेट दिया गया है 2, 14, अब यहां पे आप देख सकते हैं इसको कि 2, 14 एक पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एब्सिसा डिनोट करता और ये ऑर्डिनेट, यानी एक्स एक्सिस पे डिनोट करेगी वैल्यू और ये वाई एक्सिस पे, और ये किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लिया पॉइंट। अभी मैंने बताया था कि अगर कोई एक सिंगल पॉइंट दिया है तो उससे इनफाइनाइटली मेनी लाइंस पास हो सकती हैं। तो इसका मतलब इसका जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर, तो इसका जवाब तो आ गया कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी लाइंस। अब इन्होंने कहा कि इसमें से गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू, तो ऐसी 2 लाइन का इक्वेशन बनाओ। तो अपने मन में आप सोच लो कि एक तो हमने मान लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इससे अगर पास होगी तो ये वाली वैल्यू रख के देखो 2 प्लस 14 इज इक्वल टू 16, तो पहला इक्वेशन ये बन गया। अब दूसरी वैल्यू किसी ने कहा नहीं हम प्लस करके नहीं निकालेंगे, हम माइनस करके निकालेंगे, तो y माइनस एक्स कर दिया, तो y की वैल्यू 14 रखो, y माइनस यानी 14 माइनस 2, तो ये 12 आ गया। 2 कहा था 2 बना दिया। जरा और देखते हैं कुछ। किसी ने कहा नहीं y माइनस 2x करेंगे, चलो ठीक है, y की वैल्यू 14 और माइनस 2x, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 10। इस तरह से इसके बहुत सारे इक्वेशन बन जाएंगे। तो इसीलिए हमने बोला कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशन, मेनी लाइंस दैट पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। आप इनमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं या इन तीनों को छोड़ के कुछ और नया बना सकते हैं कि जो इससे पास हो रहा हो। बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3, if the point 3, 4 lies on the graph of the equation 3y is equal to ax plus 7, find the value of a। अब इस केस में क्या करना है कि ये जो 3, 4 है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हमारे पास इक्वेशन है 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 और ये 3, 4 इस पे लाई कर रहा है, तो 3 यानी कि x पे आएगा, x की वैल्यू है वो, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू हमने पुट कर दिया 4 और a इंटू एक्स की प्लेस पर 3 पुट कर 3, 4 प्लस 7, 4 3 जा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 3a, a इंटू 3 3a बनेगा और ये 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 3a, a इज इक्वल टू 5/3। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5/3 आ गई। बहुत सिंपल था ये। क्वेश्चन नंबर 4, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलोज। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8 and for subsequent distance it is ₹5 per kilometer. Taking the distance covered as x and total fare is ₹y, write a linear equation। हमको ये बताना है कि टोटल डिस्टेंस, इस केस में क्या है कि जो हमने दिखाया वो टोटल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 4, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज इक्वल टू y रुपीज। अब इन्होंने जैसे हमको जाना है 10 किलोमीटर, तो हमने फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज उसको 8 रुपीज दे दिया। अब बचे जो 9 किलोमीटर उसका चार्ज हमें 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से देना है। अब हमें इसी की वैल्यू निकालनी है कि कैसे ही होगा। तो हमारे पास जो टोटल डिस्टेंस x आया और हमने फर्स्ट किलोमीटर का, यानी कि अब हम इसको ऐसे बने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो जो टोटल चार्ज आया तो y और फर्स्ट किलोमीटर का हमने उसको पेमेंट किया 8 रुपीज का।
अब फर्स्ट किलोमीटर नहीं 1 किलोमीटर x से माइनस हो गया, तो जो रिमेनिंग डिस्टेंस आई वो बची x माइनस 1। अब x माइनस 1 डिस्टेंस है, इसका पेमेंट हमको 5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी नहीं आई होगी, अभी मैं बताता हूं फिर से इसको। y इज इक्वल टू 8 प्लस 5x माइनस 5, तो y इज इक्वल टू 5x और 8 माइनस 5 ये होगा प्लस 3। तो हमारे पास इस इक्वेशन ये बन के आ गया। अब इसका ग्राफ हमको प्लॉट करना है, तो इस इंफॉर्मेशन से हमने कुछ पॉइंट निकाल दिए। अब पॉइंट हमारे पास आ गए x एंड y। x की वैल्यू हमने 0 पुट कर दिया तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1 पुट कर दिया, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2 पुट कर दिया, y की वैल्यू 13। इन पॉइंट्स को आप ग्राफ पे प्लॉट कर लेंगे। अब बात आई कि ये जो पार्ट मैंने कहा अभी बता रहा हूं कैसे। जरा सपोज करिए कि हमारी टोटल डिस्टेंस है 10 किलोमीटर, चार्ज हमने हमको y रुपीज देना है। अब हमने फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज यानी 1 किलोमीटर का चार्ज हमने दे दिया 8 रुपीज। अब हमारे पास कितने किलोमीटर बचे? टोटल 10 किलोमीटर जाना था, 10 किलोमीटर जाना था, 1 किलोमीटर का चार्ज हमने दे दिया, बचे कितने? 9 किलोमीटर। तो 9 किलोमीटर को क्या हम 10 माइनस 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो 10 माइनस 1 लिख करके और इसमें हमने अब इसका पेमेंट कैसे करना होगा? 5 रुपीज पर किलोमीटर। यानी कि आप ऐसे करेंगे कि y इज इक्वल टू 8 प्लस और 9 इंटू 5। तो 9 इंटू 5 ना लिख करके हमने इसको 10 माइनस 1 लिखा। ऐसे यहां पे x माइनस 1 लिखा क्योंकि x हमें मालूम ही नहीं कि 10 था कि 20 था कि कितना था, इसलिए हमने इसकी जगह पे x माइनस 1 रखा और ये वैल्यू आ गई। अब तो क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, अब आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। 5 नंबर में फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6 एंड 4.7। यहाँ पे नीचे कुछ ग्राफ बने हुए हैं, इसमें कुछ करना नहीं। ये ग्राफ एक इमेज है, फिगर है, तो इसका हम लोग देखते हैं कैसे इसका काम करते हैं। ये अलग अलग इक्वेशन दिए गए, हमको चूज करना है कि ये किसका इक्वेशन है। ये जो ग्राफ बना है, तो एक काम करते हैं, हमने ग्राफ से जो पॉइंट हमने देखे, तो ग्राफ से इस ग्राफ से पॉइंट आता है 0,0, एक पॉइंट आया। दूसरा पॉइंट आता है -1,1 और तीसरा आता है 1,-1। हम ये वैल्यूज x और y की प्लेस पर जैसे इसमें रखा तो पहली वैल्यू 0 = 0 सही है, लेकिन जब x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 तो -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो पहला नहीं होगा। ऐसे हम x और y की डिफरेंट वैल्यूज इसमें पुट करते जाते हैं, सब में अलग अलग पुट करते हैं और इसको देखते हैं कि किसमें ये सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही हैं। तो जिसमें सेटिस्फाई करेगी वही इक्वेशन होगा। और यहां पर ऑप्शन सेकंड ऑलरेडी टिक है पहले से ही, तो इसको आप इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसके बाद की बात करते हैं 4.7 में सेम यही करना। इसमें पॉइंट हम लिख लेते हैं 0,2, 2,0, -1,3। ये जो पॉइंट्स हैं इनका जो चेक करना है, तो इसमें भी हम लोग x की प्लेस पर पहली वाली वैल्यू, y की प्लेस पर दूसरी। हो सकता है कि पहली वैल्यू सेटिस्फाई कर जाए, दूसरी कर जाए, तीसरी ना करे। तीनों वैल्यू जिस इक्वेशन में इंडिविजुअली सेटिस्फाई करेगी वही इसका, उसी का ये ग्राफ बना हुआ है। तो ये आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं इसको हम बताते हैं साथ में। क्वेश्चन नंबर 6, द वर्क डन। इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि वर्क डन क्या है। तो हम लोग वर्क डन की जो डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिजिक्स का पार्ट है, तो वर्क डन इज डिफाइंड एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और वो ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करता है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो उसको बोलते हैं वर्क डन। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ
तो इसका मतलब है कि वर्क डन हमारा 0 है। अब यहां पर इन्होंने कहा कि कांस्टेंट फोर्स गिवन है, तो कांस्टेंट फोर्स गिवन हमारे पास है और हमने डिस्प्लेसमेंट को, इफ द वर्क डन बाय द बॉडी एन एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट फोर्स, इन्होंने कंडीशन बताई है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम टेकिंग कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट। अब ध्यान देना, हम वर्क डन को यहां पर y मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट को x मान लेते हैं क्योंकि फोर्स को कांस्टेंट दिया इन्होंने, तो y इज इक्वल टू 5x। बहुत ध्यान देना, ये y वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को करता है। तो हमारे पास जो आ गया y इज इक्वल टू 5x। अब इसका एक इन्होंने कहा है कि ग्राफ से एक ग्राफ बनाना और बताना है कि जब डिस्टेंस 2 यूनिट है तो वर्क डन क्या होगा। बहुत आप लोग समझ गए होंगे कि x की वैल्यू 2 रख दो तो यहां पे 10 यूनिट, और जब 0 है तो क्या होगा, तो 0 आ जाएगा, लेकिन ये बताना है ग्राफ से। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसका पहले चेक बॉक्स, सब में एक ही जैसा करना है, कुछ खास नहीं है। x एंड y, x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो पूरी वैल्यू 0 यानी y भी 0, x की वैल्यू 1 पुट करो तो 5, 2 पुट करो तो 10 और 3 पुट करो तो 15। ये पॉइंट्स आने के बाद में आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उससे इसका रिजल्ट लिख देंगे कि 2 यूनिट आने पे वर्क डन क्या हुआ, 0 यूनिट डिस्टेंस होने पे वर्क डन क्या हुआ, ये आप इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ हाई स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies this data. एक लीनियर इक्वेशन, तो अगर यामिनी और फातिमा ने मिल करके 100 रुपीज डोनेट किए तो इसका मतलब क्या हुआ कि लेट यामिनी कंट्रीब्यूट्स ₹X एंड फातिमा कंट्रीब्यूट ₹Y। दोनों ने मिलकर के कितना रुपया दिया, 100 रुपये दिए। अब आती है बात कि इसका एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ बहुत इजी है, y इज इक्वल टू 100 माइनस x। अब इसको आप जब 2 लोगों के कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहां पर हम 1 और 2 रुपए ना लें, तो हम यहां पे लिख लेते हैं कि x y, हो सकता है कि यामिनी ने 10 रुपीज दिया हो तो दूसरे 90 दिया हो। कंट्रीब्यूशन में कोई जरूरी नहीं है कि 50-50 ही दिया हो, दोनों ने, हो सकता है इसने 20 दिया हो तो दूसरे ने 80 दिया हो, 30 दिया हो तो 70 दिया हो, 40 दिया हो, या चलो 50 मान लो, 50 दिया हो तो 50 दिया हो। तो क्या इन पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं जैसे हमारे इस ग्राफ में बना था? तो हम इसको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 इस तरह बना लिए। ऊपर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ग्राफ बहुत इजी है प्लॉट करना। एक्स एक्सिस पे 10 लेना, वाई एक्सिस पे 90 और ग्राफ पे ये सारी वैल्यूज पुट कर देना। इसमें इस टाइप के ग्राफ में माइनस की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो इसको हमें, क्योंकि माइनस में हमने इतना ही दिखा दिया कि एरो यहां दिखा के एक्स डैश कर दिया, इसको बहुत नीचे तक मत बढ़ाना, यहीं पे एक्स वाई डैश इसको कर देना, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये 7 क्वेश्चन हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है, F इज इक्वल टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो इसके केस में हम लोग अगर बात करें तो इस केस में हमारे पास यहां पे दिया गया है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ड्रा द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर y एक्सिस। यानी कि हमको एक ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें जहां पे हम लोग x लेते थे वहां पे सेल्सियस C ले लें और इधर हो जाएगा C डैश, और जहां पे फ़ारेनहाइट y लेते थे वहां पे फ़ारेनहाइट लेते थे, तो यहाँ पर ये F डैश उसको सपोज कर लिया और ये 0 कर दिया, ओरिजिन हो गया इसका। तो अब यहां पर हम लोग
नेगेटिव में जाएगा तो सी डैश मान लेंगे। अब करते क्या है, चेक बॉक्स बनेगा इसमें भी। एक्स की वैल्यू, अब हम एक्स बोल रहे हैं लेकिन एक्स एक्सिस के लिए सी की वैल्यू आ रही है, तो अगर हम यहां पे लिख दें सी और यहां पे लिख दें एफ, तो सी की जो वैल्यू है अगर हमने 0 पुट किया तो 0 पुट करते पूरी वैल्यू 0 कर देगा और ये 32 हो जाएगा, यानी 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आते हैं सी की वैल्यू 10 पुट कर दो, तो 5 2 जा 10, यहां पे 2 टाइम होगा, 9 2 जा 18 प्लस 32 ये हो जाएगा 50। अब अगर हम 15 पुट करते हैं तो 5 3 जा 15, 9 3 जा 27, 27 प्लस 32 तो ये कितना हो जाएगा 59। तो अब ये कन्वर्जन आ गया, तो इसको हमको ग्राफ पे प्लॉट करना है, इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो क्या इजिली प्लॉट हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। ओके, अब इसके सेकेंड पार्ट में आते हैं। सेकेंड पार्ट कह रहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस बोल रहा है, तो यानी कि जहां पे सी दिख रहा है वहां पे 30 पुट कर दो, तो यानी कि ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 इंटू, ये फर्स्ट सेकेंड पार्ट की बात मैं कर रहा हूं, इंटू 30 प्लस 32, 5 6 जा 30, 6 9 जा 54 प्लस 32 ये हो जाएगा 86। तो इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ऐसे ही सेकेंड पार्ट में हो गया। थर्ड पार्ट में इफ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो चलो ठीक है, अब हम लोग F की प्लेस पर, यानी कि F इज इक्वल टू, थर्ड पार्ट, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, ये है फार्मूला। F की प्लेस पर बोल रहे 95 रखने को, 9/5 C प्लस 32। अब एक काम करते हैं, 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं तो फिर या एक काम करो पहले 32 ट्रांसपोज कर लो, सबसे इजी है। 95 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 C। अब ये कितना आया, 63 इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी, 9 7 जा, और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C इज इक्वल टू 35। तो इसका मतलब इसको ऐसे लिख दें कि 95 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे पास इसका लिखने का एक आर्डर आ गया। अब ऐसे इसके फोर्थ पार्ट में इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो अगर हमने अभी बताया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आया था, अब कहते हैं इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अब पूछ रहे हैं कि क्या आएगा सेल्सियस में, तो F की जगह पे 0 पुट कर दीजिए और वैल्यू आ जाएगी कि जो आना होगा। अब लास्ट पार्ट इसका आ रहा है, इज देयर अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, इफ यस फाइंड इट। कहते हैं कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है कि जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में सेम होती है। तो हमने पहले लिखा, अभी हमने कोई जवाब नहीं दिया है, तो हम लिख रहे हैं F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32, और हमने मान लिया कि कोई एक वैल्यू है X, लेट X बी द वैल्यू, और इस पे चेक कर लेंगे। तो अगर X कोई वैल्यू है कि जिस पे दोनों न्यूमेरिकली इक्वल हैं, तो F की प्लेस पर भी X पुट कर दो, 9/5 इंटू X कर दो और प्लस 32 कर दो। अब इस पे क्या करना होता है कि x माइनस 9x अपॉन 5 ये ट्रांसपोज हो गया इज इक्वल टू 32। तो 5x माइनस 9x कितना हो जाएगा, माइनस 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 32।
अब ये होगा 4 8 जा, तो -x/5 इज इक्वल टू 8, -x इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू -40 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि -40 डिग्री एक ऐसा वैल्यू है, ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है कि जिसमें फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों इक्वल होते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम f की वैल्यू -40 डिग्री सेल्सियस पुट कर दें तो जो आंसर आएगा वो दोनों में सेम आएगा। जैसे देखते हैं कि इसको कैसे चेक कर लें जरा। f की वैल्यू -40 पुट करके देखने पर, तो 40 डिग्री सेल्सियस 9/5 इंटू सी प्लस 32 जब उधर ट्रांसपोज होगा तो -72 बना लेगा, इज इक्वल टू 9/5 इंटू सी। 9 8 जा 72 और 8 5 जा 40, तो c इज इक्वल टू -40। यानी f की वैल्यू -40 पुट किया तो c की वैल्यू भी -40 आई। तो -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों न्यूमेरिकली सेम होंगे। लास्ट एक्सरसाइज 4.4, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन 1 वेरिएबल एंड इन 2 वेरिएबल्स। तो इसमें 1 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी होता है, 2 वेरिएबल्स के लिए हमको थोड़ा सा बनाना होता है, लेकिन हम पहले 1 वेरिएबल का बताएंगे और फिर 2 वेरिएबल्स का बताएंगे। तो हम इसमें एक्सरसाइज 4.4 फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3। इसके लिए हमें 1 वेरिएबल में पहले रिप्रेजेंट करना है। तो इन 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल में हम लोग एक सीधी लाइन ड्रा करते हैं और इस पे डिफरेंट वैल्यू पुट कर देते हैं, 0 1 2 3 -1 -2। ये जो लाइन रिप्रेजेंट करती है और उसके बाद में ये हमारे पास 3 जो है, इसी को सर्किल करके y इज इक्वल टू 3 का ये 1 वेरिएबल का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब इसको 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करने के लिए हमको y इज इक्वल टू 3 प्लस 0 लिख सकते हैं। बोलो हाँ, लिख सकते हैं। 0 के बगल में x लिख देंगे तब भी तो ये 0 ही होगा, सही है। अब y इज इक्वल टू 3 प्लस 0 x रखने के लिए अब देखते हैं 2 वेरिएबल्स में हो गया। अब चेक बॉक्स बना लो, बहुत इजी है ये, कोई टफ नहीं है। तो x और y, x की वैल्यू 0 तो 0 इंटू 0 फिर से 0 होगा और यहां पे 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 इंटू 0 अगेन 0 फिर से, तो यानी 1 रखने पर भी 3 आएगा, 2 रखने पर भी 3 आएगा। तो हमारे पास पॉइंट आए 0, 3 1, 3 एंड 2, 3। तो ये जो वैल्यूज आई अब इनको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। अब इनको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए 0, 3, तो 0 ये 3 यहां पे आ गया। कह रहे 1, 3 1, 3 2, 3 2, 3, अब 3, 3 भी आएगा। चलो ठीक है, तो एक इससे क्या रिजल्ट निकला? अब हमें इनको ज्वाइन करते हैं फिर बताते हैं क्या रिजल्ट आया। ये हो गया। तो ये y इज इक्वल टू 3 का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया इन 2 वेरिएबल्स। ये कैसा हो गया? इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल में। सिंगल में बनाना था तो वही बना देते। तो इससे एक रिजल्ट और आ गया साथ में कि अगर इक्वेशन हमारा x इज इक्वल टू ए का फॉर्म है, कोई कांस्टेंट वैल्यू दी गई, तो ये जो बनेगा वो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। और अगर ये y इज इक्वल टू ए का कोई फॉर्म दिया है तो पैरेलल टू x एक्सिस बनेगा। यहां पे देख सकते हैं y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4.5, ऐसे कोई वैल्यू आएगी तो ये उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करेगा ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा। और अगर ये x इज इक्वल टू दिया होता तो ये पैरेलल टू y एक्सिस बनता। तो ये 2 पॉइंट और आपको इसके थ्रू निकल कर आ गए। अब इसका लास्ट पार्ट हम दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब हुआ कि 2x इज इक्वल टू -9,
x इज इक्वल टू -9/2, -9/2 मतलब -4.5। तो वन वेरिएबल में तो बहुत सिंपल है, निकल जाएगा 0, -1, -2, -3, -4, -5, 4 और इसके बीच में आ जाएगा x इज इक्वल टू, या ऐसे कर दें 2x + 9 इज इक्वल टू 0, ये वैल्यूज आ गई। अब ऐसे इसके जब टू वेरिएबल्स की बात करेंगे तो x इज इक्वल टू -4.5 + 0y, और जैसे मैंने उसको किया ऐसे आप इसको बनाएंगे। इसमें x इज इक्वल टू दी है तो ये पैरेलल टू y एक्सिस बनेगी। ऊपर वाले में y इज इक्वल टू दिया था तो हमने पैरेलल टू x एक्सिस बनाया। तो स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो गया और ये आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे चैप्टर 5 के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और स्टूडेंट्स को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।